नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है और इस बीच में अल्मोड़ा के शीतला खेत से शाही देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का शिलान्यास किया गया। वहीं पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने सड़क के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का है, जिसके लिए सरकार की ओर से सड़कों के लिए समय समय पर धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग के बन जाने से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन करने में आसानी होगी और क्षेत्र पर्यटन गतिविधियों के लिए विकसित हो पाएगा। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर यूकेडी नेताओं ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ों को अगर भूमाफियाओं से बचाना है तो भू कानून लागू किया जाना बेहद जरूरी है, अन्यथा हमारी जमीनी और हमारी संस्कृति को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भू कानून की बहुत जरूरत है क्योंकि उत्तराखंड में अतिक्रमण चरम सीमा पे पहुंच रहा है। अतिक्रमण 3 तरीके का अतिक्रमण जो मैं बार बार कहता हूँ। पहला है भौगोलिक अतिक्रमण, जिसमें ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है। धीरे धीरे हमारी ज़मीनें खत्म होती जा रही हैं, बाहर वाले इस पर कब्जा करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा कानून बहुत कमज़ोर है। दूसरा, हमारा व्यावसायिक अतिक्रमण हो रहा है हमारे काम धंधों पर, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें बिक रही हैं तो काम धंधों पर अतिक्रमण होता जा रहा है। बाहर वाले आके हमारे ही काम धंधों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो है धार्मिक यानी सांस्कृतिक अतिक्रमण, जिसमें जब ये बाहर वाले यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो यहाँ की सांस्कृतिक बदलाव बहुत। पौड़ी में कोरोना के थमते मामलों के बीच में आखिरकार खेल विभाग ने 18 साल और इससे अधिक उम्र के खेल प्रशिक्षकों के लिए इंडोर हॉल के द्वारा खेल प्रशिक्षण के लिए यहां पर खोल दिए हैं, जिससे खेल प्रशिक्षकों में उत्साह दिखाई दे रहा है और यहां पर अपने स्टेमिना जमकर खेल प्रशिक्षु खेल प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं कोरोना पर कई एहतियात बरतते हुए बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेल गतिविधियों को यहां पर कोरोना रोकथाम के लिए पूर्ण उपायों के साथ में प्रसंचालित किया जा रहा है। के तहत 18 वर्षों से ऊपर बालक और बालिकाओं के लिए स्टेडियम को खोला गया है, जिसमें प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और प्रॉपर दूरी के साथ और कम संख्या में 50% की संख्या में बच्चों का प्रशिक्षण आरंभ किया है। जीरो लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि 3-4 महीने का टाइम बहुत होता है खिलाड़ियों के लिए। तो घर के अंदर ही हम आज तक पैक थे और आज से ही हमने शुरू किया है कि अब जीरो लेवल पे हम आ गए, तो जीरो लेवल से ही हमें शुरू करना पड़ेगा। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि खुल गया यहाँ पर इंडोर, तो हम लोग कंटिन्यू शुरू करेंगे और अपन जो कोरोना के नियम है उनके अनुसार चलेंगे और डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। देहरादून के सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश ने स्वास्थ्य विभाग से हर दिन 1 लाख वैक्सीन की मांग करी है, जिसके तहत नवंबर तक देहरादून जिले के 100% लोगों को वैक्सीनेट यहां पर किया जा सकेगा। और कैसे कैसे वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता विशाल गर्ग ने जिलाधिकारी आर राजेश कुमार से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। जिला अधिकारी आर राजेश कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए प्रदेश में दिसंबर लास्ट तक का लक्ष्य रखा गया है कि सभी को वैक्सीनेट कर देंगे, जिले में किस तरह की स्थिति है और कब तक हम लगभग सभी को टच कर लेंगे और वैक्सीनेशन करा देंगे सभी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट देहरादून में हमारा ये प्लान है कि माह नवंबर तक हम जो है सभी को फुली वैक्सीनेट कर दें और अभी उस लक्ष्य की ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं। अभी 45+ एज कैटेगरी में हमने लगभग 83% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है।
हमने 4,30,000 के आसपास लोगों को कर दिया है 45+ कैटेगरी में। और जो 18 to 44 कैटेगरी है उसमें हमने लगभग 5.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, सिंगल डोज वैक्सीनेट कर दिया है। और 45+ कैटेगरी में भी हमने लगभग 57% वैक्सीनेट कर दिया है, फुली वैक्सीनेट कर दिया है। तो निरंतर हम लोग लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मैंने शासन से अनुरोध भी किया है कि हमें जो है 1 लाख डोज पर डे उपलब्ध कराएं। और डीजी हेल्थ से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगस्त 22 के बाद हमें संभवतः 1 लाख डोसेस पर डे मिल जाएंगे। गरीब बस्तियां हैं या फिर जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर आप और आपकी टीम किस तरह से पहुँच रही है ताकि सभी लोगों को साथ लेकर के चला जा सके, सभी को वैक्सीनेट किया जा सके, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए, इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और इसी पहल के तर्ज पे अभी हाल ही में जो होमलेस लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हम लोगों ने शुरू करवाया है। और जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं वो लगभग उनकी संख्या तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बृहद कैंप लगा के अगस्त 22 के बाद आने वाले हफ्ते में हम लोग जो है जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट हम लोग कर देंगे। सर, अभी हाल फिलहाल में वैक्सीन की क्या कुछ स्थिति है, कितनी डोजेज हमें पर डे मिल जा रही है, ताकि हम अभी के हाल फिलहाल में, जैसे आपने बोला कि 1 लाख की तो मांग आपने कर ही दी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सर हमें कितनी मिल पा रही है और किस तरह की अभी स्थिति है, किन लोगों को वो लगाई जा रही है? देखिए, औसतन अभी 30 से 40 हज़ार डोसेस के बीच में हर रोज़ हमें मिल रहा है। और 2-3 दिन पहले हमें काफ़ी ज़्यादा डोसेस भी मिले, 60,000 डोसेस भी मिले थे। कभी कभार 30,000 से 40,000 के बीच में भी मिल जाता है। तो इसका सप्लाई जो स्टेडी रखने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है डीजी हेल्थ को, ताकि हमें निरंतर एक क्वांटिटी का डोज मिले हमेशा, जो मैंने अभी बताया 1 लाख डोसेस पर डे। तो होपफुली जैसे दूसरे पहाड़ के ज़िले सैचुरेट होते जाएंगे, जैसे हमारा चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट सैचुरेट होते जाएंगे तो हमें ज़्यादा डोसेस मिलने की संभावना है। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो जिला अधिकारी आर राजेश जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। और साफ तौर से आर राजेश जी का कहना है कि नवंबर लास्ट तक पूरे देहरादून वासियों को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा विकासनगर तहसील में भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पर यूकेडी ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और इस दौरान यूकेडी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा है कि आज तक उत्तराखंड में सशक्त भू कानून नहीं आ पाया। आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करो, लागू करो, भू कानून लागू करो। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड कानून। जिस तरह से यहाँ बाहर का आदमी आके, आदमी तो नहीं कहेंगे कि जो भू माफिया शब्द जो होता है, जो संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर फैल गया, अब उसका रुझान पहाड़ों की तरफ चला गया। और वो पहाड़ों के अंदर जो ऐशगाह उन्होंने बना दिया है, या तो कोई यात्रा के लिए जाएं, कोई वहाँ स्वस्थ वातावरण के लिए जाएं, उसके लिए नहीं, वो ऐशगाह बना दिया गया है पहाड़ों को। और हमारी जो प्लेन्स की भूमि है ये उनके हाथ में चलेगी। आने वाले समय में हम खाली उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं कि इस तरह से अगर भूमि बिकती गई तो खाने के भी लाले पड़ गए। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड मातृशक्ति, मातृशक्ति। आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करो, लागू करो, भू कानून लागू करो। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड मातृशक्ति, मातृशक्ति। आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करो, लागू करो, भू कानून लागू करो। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड मातृशक्ति,
आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करो, लागू करो, लागू करो, भू कानून लागू करो। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड मातृशक्ति, मातृशक्ति, आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करो, लागू करो, लागू करो। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जावेद, जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और जिस तरीके से लगातार भू कानून को लेकर पिछले कह सकते हैं कि कई महीनों से कई संगठनों की ओर से आंदोलन किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रीति जी, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, राज्यों को बनाने 21 वर्ष हो गए। इनका साफ तौर पर ये क्रांति दल का कहना है कि 21 वर्ष हो चुके हैं राज्यों को बने हुए। ऐसे में भू कानून की लगातार इसमें मांगे उठ रही है, जिस पर सरकार इसके दोबारा इसमें कुछ संशोधन किए गए कैबिनेट मंत्री के द्वारा। मगर ऐसे में लगातार जिस तरीके से भू माफिया लगातार यहाँ पर खनन का काम कर रहे हैं, या पेड़ों को कटान हो या जमीन की ले बेच हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आवाज उठती नजर आ रही है कि हम यहाँ पर क्या मजदूर बनकर रह गए। जिस राज्यों को हमने लंबी लड़ाई लड़ी, उस राज्यों को हमने एक अलग देवभूमि बनाने का काम किया, मगर क्या बाहरी व्यक्ति आकर जो है इस राज्य में आकर प्रवेश करेंगे और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करेंगे। तो इसीलिए लगातार जो उत्तराखंड में आवाजें उठती नजर आ रही है कि आखिरकार भू कानून सरकार द्वारा जो है क्यों बनाया जाना चाहिए। तो जावेद, सरकार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सरकार की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है और नहीं लिया जा रहा, तो उसके पीछे क्या कुछ वजह मान सकते हैं जावेद? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार भू कानून को लेकर आवाजें उठ रही है, लगातार सारे क्रांति दल हो या कोई भी दल हो, तो उसमें लगातार प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। भू कानून को सशक्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर बनाने का काम करे, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर कोई भी जमीन ना खरीद पाए और यहाँ पर सिर्फ ओनली व्यापार कर सके अपना। मगर ऐसे में लगातार सरकार की इसमें संज्ञान भी लेती नजर आ रही है। सरकार अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ, हम इसमें एक सशक्त भू कानून की जल्द ही इसे जो है बनाने की कोशिश करेंगे। मगर लगातार दल इसी बात को कह रहा है कि क्या हम यहाँ पर मजदूर बनकर रह जाएंगे, क्या हम यहाँ पर अपना काम नहीं कर सकते, अपना व्यापार जोड़ सकते, बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर जमीन खरीद ले बेच कर रहे हैं। तो ठीक है जावेद, एक पल के लिए मान लेते हैं कि लगातार जो लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं उनकी मांगे सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वाकई ही जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम संगठन जो है वो इतने सालों से जो अपना लड़ाई लड़ रहे थे, जो मांगे उनकी थी, वो फिलहाल ज्यादा उजागर होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, इसमें देखिए प्रीति जी, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार अब चुनाव का भी एक माहौल तैयार हो रहा है और लगातार इसमें पार्टी अपने सभी विधानसभाओं का दौरा भी कर रही है। तो ऐसे में लगातार भू कानून को लेकर अब तेजी से मांग उठनी शुरू हो गई कि इसमें जल्द से जल्द भू कानून बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव का फायदा उठाकर भी लोग कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में अगर हमने ये बात मनवा ली, भू कानून को लेकर बात बन गई, तो इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं होगा। इसमें रोटी भी सेकते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं भू कानून को लेकर। ठीक है, चलिए जावेद, आप इस प्रदर्शन पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर DLN प्रशिक्षितों के सचिवालय ने यहां पर कूच किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ में आक्रोश व्यक्त किया, नाराजगी जाहिर करी। डाइट प्रशिक्षितों ने नंगे पैर रैली निकाली और सरकार को जगाने के लिए थाली बजाई, अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि यहां पर प्रशिक्षित संघ के बैनर तले यहां पर DLN प्रशिक्षित युवा परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। उसके बाद जुलूस की शक्ल में सचिवालय कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग करके लगा के रोक दिया, जिसके बाद में प्रशिक्षित वहीं पर धरने पर बैठ गए और वहीं से अपनी नारेबाजी शुरू कर दी। तो इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। जी साक्षी, जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला? फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ हालात? अब बिल्कुल प्रीति, देखिए DLED परीक्षक जो संघ है उन्होंने आज प्रदर्शन किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत लंबे समय से जो है उनका ये प्रदर्शन जारी है। अगर बात करें तो मंगलवार से ही शिक्षा निदेशालय में चरणबद्ध तरीके से जो है उनका आंदोलन शुरू है। और अगर बात करें कि किस वजह को लेकर जो है उनका ये आंदोलन है, तो उनका एक ही नारा है जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि उनको उनकी जो है जल्द नियुक्ति करी जाए और वेतन जो है उन्हें दी जाए। और उसके साथ ही, क्योंकि देखिए DLED
डीएलएड की जो परीक्षा चल हुई थी 19 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी नियुक्ति नहीं निकली है और नियुक्ति के इंतजार में जो है युवा बैठे हुए हैं। और जिन्होंने भी ये डिप्लोमा लिया है वो इस इंतजार में थे कि जल्द जो है इसमें भर्तियां निकलेंगी और कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति होगी, क्योंकि इस इंतजार में वो लंबे समय से है। इसको लेकर जो है सरकार को बहुत ज्यादा ज्ञापन भी दे चुके हैं, बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो इसीलिए आज अनोखी उन्होंने चीज देखने को मिली, जहां वो नंगे पैर जो है सचिवालय कूच करा और नारेबाजियां जो है सरकार के खिलाफ करी। प्रीति, तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर सचिवालय से पहले पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग करके उन्हें रोक दिया, वहीं पर अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए थे, नारेबाजी करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो फिलहाल क्या कुछ स्थितियां, अभी भी वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और कब तक वो इस तरीके से नारेबाजी करते रहेंगे? किसी की तरफ से कोई आश्वासन सरकार की ओर से आया साक्षी अभी? बिल्कुल प्रीति, देखिए जो भी परीक्षक हैं वो लोग वहां पे बैठ गए थे सचिवालय के बाहर और उसके बाद उन्होंने थाली और चम्मच पीटकर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनको समझा बुझाकर कहीं ना कहीं वहां से जो है उठवाया गया और उसके बाद उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि जल्द जो है इसको लेकर भी फैसला होगा और हो सकता है जो आगामी कैबिनेट आई है प्रीति 16 तारीख को उसको लेकर कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जा सके और नियुक्तियों को लेकर जो है सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, देखिए साक्षी, ये पहला मामला नहीं है, लगातार बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने अपने मुद्दे लेकर लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव भी सामने आ रहे हैं, कह सकते हैं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी कि सबको किस तरीके से शांत किया जाए, एक समन्वय बैठाया जाए कि इनके काम भी यहाँ पर ईजिली हो जाए और कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान भी ना उठाना पड़े बीजेपी को। बिल्कुल प्रीति, देखिए बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं और बहुत सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला है। अगर बात करें तो अभी पिछले दिनों की बात करें तो तमाम विभागों की जो आशा वर्कर है उनका भी प्रदर्शन हमें पूरे जिलों में देखने को मिला। वहीं बात करें जो गढ़वाल में जो लेडीज खाना बनाती हैं सरकारी स्कूल में, उनका भी प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं विभाग के भी बहुत सारे जो, अगर पर्यटन विभाग की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, तमाम विभागों का भी हमें प्रदर्शन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन की एक वजह कोरोना भी बताई जा रही है प्रीति, क्योंकि देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं विफल इस चीज इसलिए साबित हुई क्योंकि कोरोना के चलते जो है सब चीजों में ताला लग गया था, लेकिन अब जिस तरीके से ताला खुल रहा है और पटरी पर चीजें आ रही हैं तो हर कोई यही चाहता है कि उसका जो नंबर है वो पहले आ जाए और उसकी जो समस्या है उसका समाधान जो है पहले निकल जाए। लेकिन सरकार जो है फिलहाल आश्वासन दिला रही है। अब देखने वाली बात यह है प्रीति कि किस तरीके से जो है सबको संतुष्ट किया जाता है और नियुक्तियां भी हैं जल्द से जल्द निकाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खानपुर दौरे पर रहे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने खानपुर के दल्लावाला गांव में 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने यहां की कोरोना काल में सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो सकी, सरकार के पास सीमित संसाधन है, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम भारत के मानचित्र में सबसे पहले हो। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे के नंबर पर पहले नंबर है। बोल रहा था, शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। सर, नौकरियां जो हैं अभी आपने कहा है कि एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? नहीं, वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि नौकरियों की जो रखे जाने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो गई है, उसके अध्याचन हो गए और उसके विज्ञापन होकर 15 अगस्त के बाद जो है उनमें भर्तियां शुरू हुई। यहाँ से जब मैं बोल रहा था, जैसे जैसे चुनावी दौर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का चुनावी बिगुल भी अब साफ साफ सुनाई दे रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का उत्तराखंड आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में एक बड़ा रहस्यमय मुद्दा हर किसी के लिए बना हुआ है कि जाने कौन से मुद्दे पर हरियाणा विधायक आकर बात करेंगे और आगामी चुनाव के लिए कौन सा गुरु मंत्र कांग्रेस को देंगे। लेकिन तमाम अटकलों के बीच में प्रेस वार्ता के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक विधायक का दूर दूर तक चुनावी दृष्टिकोण कहीं दिखाई नहीं दिया। राजनीतिक मुद्दों से दूर हरियाणा विधायक ने अध्यात्म का पाठ और साथ ही श्लोक आलापने शुरू कर दिए, जिसके बाद पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बात हुई थी मेरी तो भाई साहब ने पत्रकार वार्ता रख ली। मैं प्रेस वार्ता तो नहीं ज़्यादा करता साहब, मैं तो राम कथा करता हूं। और जो रामचरितमानस से मुझे सीखने को मिलता है
जहाँ भी मौका मिलता है मैं वो आप साथियों तक मैं ज़रूर पहुँचा के आता हूँ और रामचरितमानस के माध्यम से। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेश सिंह रजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साथ ही कहा कि 15 अगस्त पर जिले के हर मंडल में 75 लोगों की मैराथन दौड़ होगी। योगेश सिंह रजावर ने बताया है कि मैराथन नैनीताल में सुबह 8 बजे पंत मार्ग से शुरू होगी। दौड़ के बाद मैराथन में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साइन वाले प्रमाण पत्र यहां पर बांटे जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल द्वारा हमारे 6 की 6 विधानसभाओं के 19 मंडलों के केंद्रों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी 10 किलोमीटर की ओपन मैराथन का आयोजन कर रहा है। जो हमारी इसमें एक रचना बनाई गई है उसमें प्रत्येक जो इसमें प्रतिभाग करेंगे उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।